ओके, सो नॉर्थ अमेरिका का कुछ फिजिकल पोर्शन पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या देखा था। फिजिकल मैप किसका? नॉर्थ अमेरिका का। ओके, ठीक है। तो जैसा कि पता ही है, नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है जिसको हम कहते हैं रॉकी रॉकी माउंटेन रेंज, है ना। देख, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये क्या है? रॉकी माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे चौड़ी, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? पहले रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज। क्या खासियत है इसकी? कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तब एंडीज। एंडीज कहाँ आएगी? हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी, है ना। एंडीज साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद तुझे नॉर्थ अमेरिका में इधर एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, पर्वत रेंज, जिसे कहते हैं अल्पेशियन माउंटेन, है ना। देखिए थोड़ा सा है अल्पेशियन माउंटेन, ठीक है। इस अल्पेशियन माउंटेन और इस रॉकी माउंटेन का बीच का ये जो एरिया है ना, इसे घास का मैदान पाया जाता है, जिसे कहते हैं प्रेरीज ग्रासलैंड। क्या कहते हैं? प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है। मैं लिख देता हूं, तो कहेगा कि प्रेरीज ग्रासलैंड किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? अपलेशियन, अपलेशियन माउंटेन, ठीक है, प्रेरीज ग्रासलैंड, प्रेरी ग्रासलैंड, ठीक है। बिटवीन, यहाँ है ये रॉकी और यहाँ है अपलेशियन, रॉकी और ये अपलेशियन। अपलेशियन, ठीक है। इसके बीच का जो एरिया आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरीज ग्रासलैंड, ठीक है। ये है प्रेरीज ग्रासलैंड। इतना क्लियर हो जाएगा? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कहेगा कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन किसका है? यस, नो 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 नो, ये कनाडा, बताया था मैंने, लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन, यानी सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा, है ना, किसका है? कनाडा का है। सो लार्जेस्ट कोस्टल एरिया या कोस्टल लाइन, ठीक है, तट रेखा किसकी है? कनाडा की। कनाडा की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया?
ओके, ठीक है। अलास्का, अलास्का किसका पार्ट है? ये अलास्का यूएसए का पार्ट है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम कहें कि अमेरिका और कनाडा यानी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर 5 लेकों का एक समूह है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, होम्स। होम्स में क्या आता है? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर, है ना? हाँ। होम्स में ऐसा कौन सा लेक है जो पूरी तरीके से यूएसए में है? मिशिगन, ठीक है। क्या ये सारे के सारे जो लेक हैं वो मीठे पानी के हैं या खारे पानी के? मीठे पानी के लेक हैं, ठीक है, यानी फ्रेश वाटर लेक हैं। अच्छा, इनमें से सबसे बड़ी लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, तो ये जो एरिया है, ये इसे कौन सा पेनिनसुला कहते हैं? यू युकाटन पेनिनसुला, युकाटन, है ना? युकाटन पेनिनसुला कहते हैं। वेरी गुड, युकाटन पेनिनसुला। ओके, युकाटन पेनिनसुला के अगर हम नीचे यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक देश हमें मिलता है, ये ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के जंगलों में कौन सी सभ्यता देखने को मिली हमें? माया सिविलाइजेशन देखने को मिला, ठीक है। तो जैसे हमें ग्वाटेमाला से लेकर के यहाँ पनामा तक देखते हैं और मैक्सिको का ये थोड़ा सा ऊपरा सेक्शन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाती है? इसे हम कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। और ये सब जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं वेस्ट इंडीज, ठीक है। इतना चीज़ नॉर्थ अमेरिका में पूरा चीज़ इतना कवर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका की तरफ, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, हाँ, फिजिकल में बाकी चीज़ें तो पढ़ा चुका हूँ ना, मतलब हर एक चीज़। जब मैं कनाडा पढ़ा रहा था तब बता दिया था, यूएसए पढ़ा रहा था तब एक एक स्टेट के बारे में। बस यहाँ पर थोड़ा सा सम कर, मतलब कि ऐसे सम कर दिया कि अच्छा इसमें कौन सा माउंटेन रेंज है इस पूरे नॉर्थ अमेरिका में। अपलेशियन के बारे में नहीं बताया था तो वो बता दिया। इन दोनों के बीच में कौन सा ग्रास लैंड पाया जाता है उसके बारे में बता दिया, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो छूटी हुई थी वो मैंने फिजिकल में बता दिया। बाकी तो चीज़ें जो हैं वो डिटेलिंग जब मैंने अलास्का पढ़ाया तो उसमें बता दिया कि अलास्का का ये जो निचला सेक्शन उसे एलूसियन कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, वैसे उसके बाद इसको रसिया से ख़रीदा था यूएसए ने। फिर जो कि यूएस कनाडा के बारे में बता दिया। कनाडा में अच्छा लेक पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, यहाँ पर एक लेक है ग्रेट बियर लेक, ठीक है। ग्रेट बियर लेक और एक होता है स्लेव लेक, ठीक है। यहाँ पे जो दो लेक दिख रहा है, एक को कहते हैं ग्रेट बियर लेक और स्लेव लेक। मैं दिखा देता हूँ, इसे लेक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ही मैं, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। सी, ये क्या है? ग्रेट बियर लेक दिख रहा है ना ये? हाँ, और उसके बाद आ जाओ ये स्लेव लेक, है ना? तो कनाडा में मतलब कि ये दो लेक के बारे में याद रखना। लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वैसे लेक के बारे में पढ़ाऊँगा ही मैं। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट से स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक जो रखते हैं। और बाकी सब तो दिख ही रहा है, लेब्राडोर सी, हडसन बे। अभी तो सी वगैरह के बारे में नहीं बताया हूँ तो उसका कुछ ज़्यादा लोड मत लेना। और बाकी जो चीज़ें हैं वो दिख रही है, जैसे कि ग्रेट लेक्स हो गया, ठीक है। मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये वाला एरिया क्या है? ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, है ना? जो जो चीज़ें थोड़ा इसमें नहीं है और बस वो बता दो। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया,
कैलिफोर्निया, ओके ठीक है। अच्छा, करेबियन सी की मोती किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ करेबियन सी। यस, ये है ना करेबियन सी। हाँ, तो यहाँ पर पर्ल ऑफ करेबियन सी किसे कहेंगे? ये भी कल ही बताया था। वेस्ट इंडीज में सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सा है? क्यूबा। सो क्यूबा को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ कैरेबियन सी। क्लियर? ठीक है ना? ओके, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। जैसे मैंने पहले कल क्या बता दिया था कि ये जो सेंट्रल अमेरिका है, वेस्ट इंडीज है और साउथ अमेरिका है, इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? लैटिन अमेरिका। क्यों इसे लैटिन क्यों कहते हैं? कि यहाँ पर मैक्सिमम जो लैंग्वेज बोली जाती है वो लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है ना? ओके ठीक है, तो मैं एक साउथ अमेरिका का मैप ले लेता हूँ ताकि कट क्यों नहीं हो रहा है? कट हो जाए। वॉइस जा रही है क्या? ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि साउथ अमेरिका का थोड़ा सा मैं ये पोर्शन कट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैप वो थोड़ा बना रहा था साउथ अमेरिका। ठीक है, ओके। अगर मैं कहूँगा कि लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कितने देश आते हैं? कौन कौन से? सेंट्रल अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज प्लस साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ठीक है। इन तीनों को मिला करके लैटिन अमेरिका कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अब देख, ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका को पक्षियों और सांपों का द्वीप कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट ऑफ स्नैक एंड बर्ड्स। साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका को क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ स्नैक एंड बर्ड्स। ये सांप और पक्षियों के लिए फेमस है, ठीक है।
ओके, कहेगा कि साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कौन अलग करता है? नहीं, ये पनामा कनाल। पनामा कनाल ये कौन सा देश है? पनामा है ना? हाथ जैसा पकड़ा हुआ है, दिखा दूं? देख, पनामा, बरोबर। हाँ, और ये कनाल को अगर तू देखेगी तो यही क्या करता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करेगा, क्योंकि ये पनामा का जो पोर्शन है ये यहाँ बोलीविया से जाकर के, अरे कोलंबिया से जाकर के जुड़ा हुआ है ना? तो कहेगा कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग करता है? पनामा कनाल्स, पनामा कनाल separates साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक देश के बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला कंट्री है ये है कोलंबिया, है ना? कोलंबिया, तो देखते हैं कोलंबिया। कोलंबिया की खोज किया था कोलंबस ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोलंबस के नाम पर कोलंबिया। डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। ठीक है, इसीलिए कोलंबस के नाम पर क्या पड़ गया इसका नाम, कोलंबिया। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस। ऐसे साला जो कि मुझे ये चमगादड़ वाले मूवी का ड्रैकुला की तरह क्यों लग रहा है? जाना दो भाई, सुनेंगे तो बहुत मारेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, यही बैला था जो भारत की खोज करने निकला था और वेस्ट इंडीज पहुंच गया और उसी को कह दिया था कि यही भारत है, मतलब यही इंडीज है। और उसकी इस बात को उस वक्त में लोगों ने, पता है, 14 साल तक माना, जब तक कि वास्को डी गामा ने भारत की रूट की खोज न कर ली। ऐसा नहीं, तो कोलंबिया कहेगा कि कोलंबिया की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। कोलंबिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता पन्ना का, हीरा पन्ना सुना है? हीरा पन्ना, तो पन्ना का प्रोडक्शन के लिए फेमस है कोलंबिया। स्टोन, हाँ, जैसे हीरा क्या है, स्टोन ही है ना हीरा। हाँ, तो मध्य प्रदेश में पन्ना माइन भी है जहां से जो कि हीरा निकलता है। नहीं, पन्ना जो कि स्टोन भी होता है, फेमस फॉर पन्ना प्रोडक्शन। दिखाता हूँ, अलग अलग कलर के होते हैं पन्ना प्रोडक्शन। पन्ना स्टोन, ठीक है, ये देख, ऐसे होते हैं क्रिस्टलाइन, इसको कट कर दिया जाता है तो हीरे की तरह जो कि थोड़ा चमकने लगते हैं। ठीक है, तो हीरा पन्ना तूने नाम सुना रहेगा ना। तो ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया में पन्ना का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कोलंबिया के बाद जो आता है नीचे, यहाँ पर तुझे देखने को मिलेगा एक वेनेजुएला, ये वाला कंट्री दिख रहा है। हाँ, ये क्या है, वेनेजुएला, इसमें दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देख, ठीक है, यहाँ ये है वेनेजुएला। अब वेनेजुएला के बारे में समझते हैं आगे।
वेनेजुएला का मुझे एक बड़ा नक्शा चाहिए रहेगा। पे थोड़ा सा मैं इसको कट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको समझा सकूँ। यहाँ कुछ कुछ देश हैं उनके बारे में ही थोड़ा पढ़ना है, बाकी ज़्यादा पढ़ना नहीं है। वेनेजुएला, आगे समझते हैं हम लोग वेनेजुएला के बारे में। ये जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में तुझे एक लेक देखने को मिलेगा, मोराकाबो लेक। इसमें तो नाम नहीं दिखाया है, मुझे वहीं ऊपर ही दिखाना पड़ेगा। पहले मैं लिख लूँ जरा सा। दूसरा देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक लेक है, मोराकाबो लेक, ऊपर साइड में ये। ठीक है, ठीक है, ये है मोराकाइबो लेक, मोराकाइबो, MARACAIBO। मोराकाइबो, मोराकाइबो, ठीक है। ये मोराकाइबो लेक से यहाँ के अंदर मतलब कि क्या निकलता है, यहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, पेट्रोलियम। तो तूने सुना होगा कि जब रसिया पर बैन लगा था पेट्रोलियम के लिए, वगैरह एक्सपोर्ट न कर सके, तो लोग बात कर रहे थे कि वेनेजुएला से पेट्रोलियम खरीदा जाए। लेकिन समस्या क्या है कि पूरे देश में सबसे अधिक पेट्रोलियम यही वेनेजुएला में ही निकलता है। लेकिन इसके पेट्रोलियम में ना जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत अधिक होती है, यानी कि बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए इसको प्यूरिफाई करने में, रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ का पेट्रोलियम ज़्यादातर परचेस नहीं करते हैं, जबकि ये अपने पेट्रोलियम को बहुत सस्ते दाम पर सेल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुझे क्या याद रखना है, एक तो पहले तो मेरा काबो लेक, मेरा काइबो लेक, और ये मेरा काइबो लेक से क्या निकलता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, क्या ये पेट्रोलियम प्योर रहता है? नहीं, इसमें इम्प्योरिटीज बहुत अधिक अमाउंट में होती है। इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी इम्प्योरिटी मतलब क्या, सैंड वगैरह, बालू। ठीक है, क्योंकि जब खोदते हैं तो उसके अंदर उसके साथ मिक्स्ड होकर के आता है सैंड। ठीक है, इसलिए इसको प्योर करने में, रिफाइन करने में ज़्यादा खर्चा लगता है, तो लोग ज़्यादा परचेस नहीं करते हैं। अब तुझे पता है, जिस चीज़ की मार्केट में मांग बहुत कम होती है उसकी प्राइस ऑटोमेटिक सस्ती हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ का पेट्रोलियम जो है वो बहुत ही सस्ते रेट पर बिकता है। समझ में आई? लो कॉस्ट पर इसका पेट्रोलियम सेल होता है। ठीक है, लो कॉस्ट पेट्रोलियम सेलिंग होती है। इतना समझ में आया? ओके, अब क्या है, इस वेनेजुएला में ना बहुत अधिक महंगाई है। इतना महंगाई है कि तू अगर 1 लाख 2 लाख रुपया वहां देगी ना, तब तू एक टाइम का खाना खा पाएगी, एक टाइम के लिए। हाँ, क्यों? वहाँ का जो एक शासक था, मतलब कि प्रेसिडेंट, उसने ना बोला कि हमारे देश में गरीबी है, एक काम करो, छापो पैसा। और उसने इतना पैसा छापा
इतना पैसा छापा कि पैसे की वैल्यू ही नहीं रह गई। बात समझ में आई? तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तुम पैसे छाप करके कभी गरीबी नहीं दूर कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ की अगर वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, यानी उसका प्रोडक्शन बहुत अधिक हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तू सोचना, ऐसे समझ कि एक गांव है, इस गांव में 10 लोग रहते हैं। ठीक है, 10 लोग रहते हैं, और इन 10ों के पास एकदम भरमार पैसा हो जाए, सबके पास मान ले 10-10 करोड़ रुपया हो जाए। ठीक है, तो क्या ये 10 एक दूसरे से कुछ खरीदेंगे? नहीं। और जब खरीदेंगे नहीं तो कोई भी चीज़, ये लोग कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए सोचेंगे कि खेत में काम करूं, कुछ उगाऊं, कुछ खाऊं? सोचेंगे ऐसा? ये लोग क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे एकदम से, कुछ भी किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं, बस सोचेंगे कि मैं जो भी चीज पाऊं खरीद लूं। अरे लेकिन तुम खरीदोगे, तुम्हारे पास पैसा है, बेचेगा कौन? माल किसके पास है? कौन सी दूसरी कंट्री से? किसी और कंट्री से तुम खरीदोगे, लेकिन तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिर चुकी रहेगी ना। तुम्हें जहां पर, अब जैसे देख महंगाई कैसे बढ़ती है कि तेरे पास अगर जेब में 100 रुपया है मान ले, ठीक है, और तू गई रास्ते पर एक ठेला वाला है, ठेला वाला है, ये 10 रुपए का क्या बेच रहा है? वड़ा पाव बेच रहा है। ठीक है, और तेरे पास 100 रुपए है, इस 100 रुपए में तू 10 वड़ा पाव ले सकती थी। ठीक है, लेकिन ये देखा और तूने इससे कहा कि एक वड़ा पाव दे दो, इसने कहा कि अच्छा ठीक है ये लो वड़ा पाव, तूने दाम नहीं पूछा, और जब खा लिया तो इसने कहा कि 20 रुपया। ठीक है, तो तेरे पास 100 रुपया था, तो तूने क्या कहा? ओहो कोई दिक्कत नहीं, 20 ही रुपया तो हुआ, 20 रुपया दे देती हूँ। ठीक है, अब तेरे ही जैसे और 2 जना है, उन लोगों ने 20 रुपए दे दिया, फिर और 2 जना है, उन लोगों ने 20 रुपए दे दिया। यानी ये जो बंदा था, ये क्या देखा, साला मैं 10 रुपए में बेच रहा था, यहाँ तो 20-20 रुपए में बिक रहा है। वो वड़ा पाव जो 10 रुपए में था, वो क्या कर दिया, अब 20 रुपए का बिकने लगा। महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? है ना? तो इसी तरीके से महंगाई जो है बढ़ती है किसी भी कंट्री में। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर तुम अधिक पैसे छापते हो, ठीक है, अधिक पैसे छापते हो, तो तुम्हारे नोट की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो ये देश में जितने भी लोग रहेंगे, उन सबके पास पैसा हो जाएगा। अब बता कि तू अब मुंबई में है, तो तेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, तो क्या तू जो कि अमेरिका जाएगी कि यहाँ से मैं अमेरिका से 1 ट्रक आलू मंगा लेती हूँ? तेरे पास अथॉरिटी है? वैसे ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास पैसा तो रहता है, लेकिन उस पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए ना। हाँ बोल। हाँ देख, इसको अगर समझना है ना, तो यूट्यूब पे सर्च मार, तुझे दसियों वीडियो मिलेगा कि हम क्यों पैसे छाप करके जो कि गरीबी नहीं मिटा सकते। ठीक है, नहीं तो इसको रहने दे। मैं अब इसको, क्या कि ये इकोनॉमी का अलग से लेक्चर है, उसको मैं अलग वीडियो में तुझे समझा दूंगा। ठीक है, जब इकोनॉमी मतलब पढ़ेंगे ना, तो उसमें ही बताऊंगा मैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कैसे होता है, कैसे करेंसी छापी जाती है, जिस करेंसी ने, मतलब कि जिस देश ने करेंसी छापी उस देश का हाल कैसे हुआ। उसे कहते हैं ना मुद्रास्फीति। मतलब कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि तू ना झोला में भर भर के पैसा ले जाएगी, और तब तुझे एक ब्रेड मिलेगा। ठीक है, ऐसे मुद्रास्फीति कहते हैं इसको, मुद्रास्फीति। तो एक अलग टॉपिक हो जाता है, उसको हम लोग समझेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ, क्योंकि यहाँ समझाने अगर पूरा चलूंगा तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं तेरे को जब इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा। बट इतना समझ कि कोई भी देश पैसे छाप करके क्या नहीं कर सकता, अपने देश की गरीबी दूर नहीं कर सकता। अगर किसी देश ने पैसे छापने शुरू करे, तो उस देश में क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। गरीबी दूर नहीं होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए तो जो आरबीआई होती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा न रह पाए।
जैसे ही लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगता है, आरबीआई ऐसा चाल चलती है कि बैंकों का इंटरेस्ट रेट, नहीं नहीं, चीज़ें महंगा नहीं करती है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा बैंक में जमा करने लगेंगे। बैंक में जमा करने लगेंगे तो उन्हें क्या मिलने लगेगा, वो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने लगेगा। क्यों, मतलब कि जैसे तुझे लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट कम बैंक कर देंगे तो तू धक्का लोन लेगी। लेकिन अगर वो लोग अपना एक कह दे कि तुम मेरे यहाँ एफडी करवाओ, हम तुम्हें एफडी पर जो है 10% जो कि वो देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देते हैं तो लोग क्या करेंगे कि फट 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 एफडी कर देंगे। तो यानी जो पैसा आदमी के पास था अब वो 1 साल के लिए बैंक के पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट से पैसे खींचे जाते हैं, और फिर जब मार्केट में पैसे की कमी आती है तो मार्केट में पैसे डाले जाते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बताऊंगा तब उसमें यू विल गेट टू नो कि अच्छा हाँ कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो टॉपिक। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल ये समझते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम होती है वो सस्ते दाम पे मतलब कि सस्ते दाम पे बेचा जाता है, लेकिन कोई ज़्यादा खरीदता नहीं, और न खरीदने की वजह से भी इसका प्राइस लो हो जाता है। यहाँ पर क्या है, महंगाई। महंगाई को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत अधिक है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत अधिक है। अभी जैसे श्रीलंका में चल रहा है, श्रीलंका देख, उसके पास भी 1-2 महीने भर का ही फॉरेन मतलब खरीदने का पैसा है, बाकी अब वो भी डूबने ही वाला है। इंडिया बचा सकता है तो बचाए, जितना हेल्प करते कर सकते हैं। ठीक है, वेनेजुएला में ना, वेनेजुएला में सबसे अधिक विश्व सुंदरियां पाई जाती हैं, यानी वहाँ की लड़कियां सबसे खूबसूरत होती हैं। ठीक है, वर्ल्ड ब्यूटीज। इसका अपोजिट मतलब वो मुझे नहीं मालूम इसके अपोजिट, वो अफ्रीका में मिलेंगे, अफ्रीका में। वो जो मेरे काम का था मैं वो रखूंगा ना। हाँ, बताता हूँ। वर्ल्ड ब्यूटी वेनेजुएला, मुझे लिखना है यार, वेनेजुएला ब्यूटी क्वीन, या ठीक है। हाँ, तो यहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत सुंदर होती हैं, यानी कि ये कितना बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की थोड़ी सी एनवायरनमेंट ही ऐसा है, ये कितना भी खाना वगैरह खा लेना इनमें ज़्यादा शरीर फूगता नहीं है। तो देख रही है, मतलब एक से एक एकदम आया है, दिल खुश हो जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ टिकट उकट कटाओ, उधर ही जाओ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो औरतें होती हैं वो हर मामले में सबसे खूबसूरत होती हैं। ठीक है, इसलिए मिस यूनिवर्स अगर देखेगी तो भारत से बनी, है ना। शिल्पा शेट्टी, उसके बाद तेरे वो क्या नाम था, सुष्मिता सेन। अरे वो कौन, हाँ, लारा दत्ता, और ये अपनी ऐश्वर्या राय भी तो थी। हाँ, तो मतलब बहुत सारी हैं जो कि भारत से भी, भारत की महिलाएं भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। लेकिन यहाँ पर ना, जैसे हम एक एवरेज बात करते हैं कि सबसे अधिक अगर खूबसूरत लड़कियों को देखा जाएगा तो जैसे भारत में 10 में से 5 लड़कियां होंगी जो खूबसूरत हो सकती हैं। ठीक है, या 4 होंगी जो चेहरे से, लुक से खूबसूरत होंगी। लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला में 10 में से 8 तुझे ऐसे मिलेंगी जो खूबसूरत मिलेंगी। तो वर्ल्ड ब्यूटीज पाई जाती हैं वेनेजुएला में। बात समझ में आए? हाँ सही बात है, हो सकते हैं। अभी तो मैंने अभी तक जहाँ तक देखा है कि मिस यूनिवर्स, उसके बाद ये क्या होती हैं कि विश्व सुंदरी को क्या कहते हैं,
मिस वर्ल्ड, ठीक है, महिलाओं का ही देखा है, मर्दों का तो नहीं देखा है, मिस हैंडसम। देख, अगर हम कहें कि जैसे टॉप 10 में अगर सबसे हैंडसम पुरुषों की बात करें तो उसमें अपने भारत से भी हैं, जैसे ऋतिक रोशन वगैरह हो गए। ऋतिक रोशन का कुछ चौथे या पांचवे पे आता है। उसके बाद जो है एक वो मूवी देखा है, मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखा है हॉलीवुड का, उसमें जो हीरो है वो आता है। उसके बाद मून लाइट सागा, वो ड्रैकुला वाला मूवी देखा है। हाँ, उसमें का जो हीरो है वो भी आता है। टॉप 10 के अंदर वो लोग आते हैं, मोस्ट हैंडसम मैन में। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ, इन लोगों ने अपनी एक ये चालू करी थी, जैसे ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी चालू करी थी। क्रिप्टो करेंसी जैसे है ना, बिटकॉइन वगैरह है, तो वैसे ही इनका एक क्रिप्टो करेंसी था, उसका नाम था पेट्रो। पेट्रो, पेट्रो, तो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, पेट्रो। लेट मी शो यू, जो पेट्रो होती है, पेट्रोल नहीं रे, पेट्रो, ये वाला है, ठीक है, ये पेट्रो है, क्रिप्टो करेंसी। यही है, ये क्या, तो कहेगा पेट्रो क्रिप्टो करेंसी कौन से देश की है, वेनुजुएला का, ठीक है, पेट्रो क्रिप्टो करेंसी वेनुजुएला का है, ठीक है। अब यही वेनुजुएला में ही तुझे मिलेगा एंजिल वाटरफॉल, ठीक है। एंजिल वाटरफॉल दुनिया की सबसे ऊंची वाटरफॉल, क्यों? क्योंकि ये जगह ही बहुत ऊंचाई पर है। एंजिल वाटरफॉल, इसमें दिखेगा ऐसे कि मुझे सर्च करना पड़ेगा, आई थिंक सो। सर्च कर लेता हूँ, एंजिल वाटरफॉल, एंजिल, ए एन जी ए, ये देखा ना, एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये है, ठीक है, वेनेजुएला में है एंजल वाटरफॉल। ये कौन सा है, नहीं, ठीक है, एंजल वाटरफॉल, तो यहाँ मैं लिख दूँ एंजल वाटरफॉल, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, वर्ल्ड हाईएस्ट, ठीक है। वेनेजुएला के बारे में इतना चीज समझ में आया। वेनेजुएला में पाए जाने वाला लेक का नाम क्या है? मेरा काबो, ठीक है, मेरा कायबो, मेरा कायबो, ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ओके, अब देख, यहाँ पर इसमें तो आधा जो कि दिखा ही नहीं है। फिर अभी दिखाता हूँ कि ये गुआना दिख रहा है, गुआना, ये गुआना, ठीक है। गुआना के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद सूरीनाम के बारे में। सूरीनाम में कुछ ज़्यादा है नहीं, गुआना में के बारे में। गुआना का जो कैपिटल है जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन। और वहाँ पर ना, जो जॉर्ज टाउन है वो डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है, एक गुआना है।
गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, मैं तीनों एक साथ ले लेता हूँ। ये अच्छा है, मैप का है तो सब कुछ एक दिख जाता है यहीं पे, नहीं तो ना बुक में इमेजिन कर करके पागल हो जाते हैं आदमी। गर्म हो रहा है यार। तीसरा देश हमें देखना है, कौन सा दूसरा हो गया ना, वेनेजुएला। ओके, तीसरा देखना है हमें। गुयाना, मैप आ जाओ पहले। तीसरा देश हमें देखना है। गुयाना, गुयाना की जो कैपिटल वो क्या है, जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन किस लिए फेमस है, डायमंड प्रोडक्शन के लिए। जॉर्ज टाउन फेमस फॉर डायमंड प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो है पोर्तुगल, पोर्चुगल लैंग्वेज। पोर्चुगल लैंग्वेज, ठीक है, स्पोकन। इतना क्लियर है। ओके, सूरीनाम, सूरीनाम के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फ्रेंच गुयाना के बारे में खास है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का कब्जा है। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना पर किसका कब्जा है, फ्रांस का कब्जा है। इसे फ्रेंच टेरिटरी कहते हैं, फ्रेंच या फ्रांस टेरिटरी। फ्रेंच क्यों कहूँ मैं, फ्रांस फ्रेंच क्या मतलब है, फ्रेंच तो एक लैंग्वेज हो जाएगी। फ्रांस टेरिटरी, ठीक है, फ्रांस टेरिटरी। क्या करता है फ्रांस, यहाँ पर डांस करता है, नहीं, फ्रांस यहाँ से अपना रॉकेट छोड़ता है, रॉकेट लॉन्च करता है। ठीक है, यहीं से रॉकेट में सैटेलाइट भरेगा और लॉन्च कर देगा। तो यहाँ से क्या करता है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, लॉन्चिंग स्टेशन है इसका। ठीक है, भारत भी कभी कभार यहीं से फ्रेंच गुयाना से अपना रॉकेट मतलब कि अपने जो सैटेलाइट रहता है वो छुड़वाता है। ठीक है, अब सोच, फ्रांस कहाँ है, यूरोप में है, वहां अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग नहीं बनाया, यहाँ आकर के बनाया। देख, यूरोप कहाँ और ये कहाँ, ये रहा फ्रांस, है ना, फ्रांस, और ये आया एकदम फ्रेंच गुयाना इक्वेटर के पास। कैन यू टेल मी कि क्या रीजन है कि फ्रांस जो है यहाँ से सैटेलाइट छोड़ता है। करेक्ट, हाँ, हम लोग जितना इक्वेटर के करीब रहते हैं, इक्वेटर पर क्या होती है, ग्रेविटी उतनी कम लगती है इक्वेटर के करीब, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की साइड ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ऊंचाई पर पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो पोल की तरफ ग्रेविटी बढ़ती जाती है ना। ओके, याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से अपना रॉकेट छोड़ता है। अब देखिए जो फ्रांस है ना, फ्रांस की थी एक टेरिटरी यहाँ पर है, एक टेरिटरी इसकी इंडियन ओशियन में भी है। ठीक है, इंडियन ओशियन में, मैंने बताया था क्या बोलते हैं, रीयूनियन आइलैंड के बारे में। हाँ,
रीयूनियन आइलैंड पर किसका कब्जा है? फ्रांस का। ये कहाँ गया? हाँ उधर ही कहीं है, दिखा? नहीं उसमें तो मेटो और कोमोरोस है। रीयूनियन इसके इधर इधर इधर, ठीक है ये, हाँ ये रीयूनियन आइलैंड। ये रीयूनियन आइलैंड पे किसका कब्जा है? फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का। और मैंने उस टाइम बता रहा था, तभी बताया था, ठीक है। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत है क्या? ऐसे समझ जाएंगे तो, ठीक है। उसे दिखा तो दिया हूँ, रीयूनियन आइलैंड पे फ्रांस का कब्जा है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब हम आते हैं इसमें का जो सबसे बड़ा शहर आएगा, मतलब कि राज्य, देश आएगा, कंट्री, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में पढ़ लेंगे, फिर आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। ब्राज़ील, ये देख रहा है? ब्राज़ील जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसकी जो टेरिटरी है ऑलमोस्ट हर देश के साथ लगती है, हर कंट्री के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन इसमें दो कंट्री ऐसे हैं जो इसके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, वो हैं चिले और इक्वाडोर। देख, ये है इक्वाडोर और जो कि ये है चिले, ठीक है। मैं अभी पहले थोड़ा सा टेरिटरी ड्रॉ कर दूं ताकि समझ में आए कि जैसे कहाँ है। ये है उरुग्वे, पैराग्वे, तो यहाँ से ऐसे हो करके ये है पूरा ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील, ब्राज़ील की जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया है। तो हम ब्राज़ील के बारे में पढ़ लेते हैं, चौथा पांचवा। ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया, मैं दिखा देता हूँ ये, ओके, ये ठीक है, ये दिख रहा है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया, इसकी बॉर्डर कौन कौन से देशों के साथ नहीं लगती है? ये इक्वाडोर और ये चिले, ठीक है। कौन कौन से देश के साथ इसकी बॉर्डर नहीं लगती है? इक्वाडोर, चिले के साथ इसकी बॉर्डर कनेक्ट नहीं होती है, तो डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ इक्वाडोर एंड चिले। बाकी सभी के साथ लगती है। डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चिले एंड इक्वाडोर, ठीक है। ओके, ये पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे डेवलप्ड कंट्री है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड डेवलप्ड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ओके, अब यहीं पर जैसे यहाँ हमने देखा था कि ब्राज़ीलिया है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसका कैपिटल जो है यहाँ पे ब्राज़ीलिया है, किसमें आ गया है, स्टेट ऑफ गोइसिया, यहाँ पर है ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ीलिया से नीचे अगर देखेगी तो तुझे मिलेगा साओ paulo शहर,
ये नीचे साओ paulo, देखिए ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया से सीधा नीचे आ जाए, यहाँ पे क्या है, साओ paulo, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये है साओ paulo। साओ paulo में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। हेलो, हाँ, रुक जा, मैं यहाँ मार्किंग कर दूँ और फिर लिखता हूँ। इसे कहते हैं साओ paulo। साओ paulo, ठीक है, साओ paulo। तो जो साओ paulo सिटी है, साओ paulo सिटी में किसका प्रोडक्शन होता है? कॉफ़ी का। साओ paulo, इसलिए इसमें इतना अधिक प्रोडक्शन होता है कि यहाँ से पूरी दुनिया में जितना नहीं होता ना, उतना यहाँ पर हो जाता है। इसलिए इसे वर्ल्ड कॉफ़ी कैपिटल के नाम से जाना जाता है। हाँ, कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड कॉफ़ी कैपिटल। तुझे पता है पूरी दुनिया में सबसे अधिक पसंदीदा जो बेवरेज है वो कॉफ़ी है। लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, ज़्यादातर चाय के अपेक्षा लोग कॉफ़ी पीते हैं। मतलब फॉरेन कंट्री में चाय वाय तो मतलब बहुत कम ही देखा जाता है, कॉफ़ी ज़्यादा। लेकिन जहाँ हिंदुस्तानी रहेंगे, चाय। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की को डेट पर ले जाएगा तो चाय नहीं पूछेगा, कॉफ़ी। हाँ, अच्छा। हाँ, ब्लैक, ब्लैक टी होता है, ब्लैक कॉफ़ी भी होता है। ओके, ओके, ठीक है। अब यही जो साओ paulo है ना, साओ paulo के ही नीचे तुझे एक पोर्ट मिलेगा, सेंटोस पोर्ट। हाँ, सेंटोस बंदरगाह। अच्छा, सेंटोस, संतोष नहीं, सेंटोस, ठीक है, दिखाइए, सेंटोस। यहीं से सारा का सारा जो कॉफ़ी है वो पूरे देश में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो कहेगा कि सेंटोस जो पोर्ट है वो किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए। तो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। साओ paulo, मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, वाइट वाले से तो दिखेगा ना इतना अच्छा, ऐसे कर दूँ, ये हो जाएगा साओ paulo। और फिर इसी के नीचे आ जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, सेंटोस। साओ paulo, और ये क्या है, सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट, सेंटोस पोर्ट किस लिए फेमस है? कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए। सेंटोस पोर्ट, सेंटोस पोर्ट फेमस है कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए। कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, ठीक है, ओके। ऐसे ही एक और पोर्ट है यहाँ ऊपर मिलेगा तुझे, बेलम पोर्ट। इधर कहीं पे मिलेगा, मैं उसमें दिखाता हूँ, बेलम पोर्ट।
बेलम पोर्ट। दिख जा इतना सर्च मार लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है बेलम पोर्ट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से जो जाता है इस बेलम पोर्ट से, कहाँ गया, स्टेट ऑफ, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, कहाँ है ये, इतनी सारी चीज़ें मत दिखाओ मुझे एक पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में देखना है। पोर्ट द बेलम, अरे यार, बेलम पोर्ट, बेलम बेजोर पोर्ट प्रोजेक्ट, ये स्टेट ऑफ फोर्ट लेजा के बाद नटाल, ये क्या है, यहाँ पे नहीं होगा ये समुंदर के पास होना चाहिए ना पोर्ट, कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा है इसमें। यहाँ से जो बेलम पोर्ट है ना, यहाँ से रबर का जो एक्सपोर्ट होता है बहुत अधिक पैमाने पर, नाटाल कहीं इधर ही तो था, मैं एक मिनट में इसमें देख लूँ, शायद दिखा है फिजिकल में, अगर मैं देखूँ फ्रेंच नहीं, फिजिकल में दिखा रहा है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट सेकंड, एक लास्ट सर्च और बना लेता हूँ। बेलम पोर्ट, पोर्ट दी बेलम, ये है कहाँ पे, यहीं पर है। ठीक है, मुझे लगता है हाँ यही है, यही है, बरोबर बरोबर, ये यहाँ पे। ठीक है, पोर्ट दी बेलम, बेलम पोर्ट, यहाँ यहाँ है बेलम पोर्ट। ये बेलम पोर्ट जो है किसके लिए फेमस है, यहाँ से रबर का एक्सपोर्ट होता है। बेलम पोर्ट, BELAM, पोर्ट दी बेलम या बेलम पोर्ट जिसे कहते हैं, रबर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, रबर एक्सपोर्ट। रबर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देख, इसमें तुझे एक और चीज मिलेगा, ये जो साओ paulo शहर है ना, उसी के पास में तुझे एक शहर मिलेगा, रियो दी जनेरियो। ठीक है, यहाँ देख, जैसे ये दिखा साओ paulo, और साओ paulo के बाजू में क्या है, रियो दी जनेरियो। ठीक है, रियो दी जनेरियो में 1992 में एक समिट हुई थी, अर्थ समिट, और इस अर्थ समिट में एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस किया गया था, जिसमें 7 टॉपिक्स दिए गए थे कि हमें आने वाले जो 21st सेंचुरी है उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। जैसे उसमें लिखा गया था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, फॉरेस्ट्रेशन को बढ़ाना है,
ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। ऐसे कितने कुल 7 टॉपिक दिए गए थे, लेकिन उसमें ना पूछता है कि एजेंडा 21 में 21 क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहेगा कि अर्थ समिट पहली बार कहाँ हुआ था, 1992 में अर्थ समिट कहाँ हुआ था, रियो दी जनेरियो में। तो दूसरा मैप ले लेता हूँ और उसमें मैं दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ हमें कौन से वाले में मिल जाएगा, ये स्टेट ऑफ रियो दी जनेरियो एकदम नीचे, बोलो हॉरिजॉन्ट, रियो दी जेनेरियो जो आरजे लिखा ना, ये आरजे यही है, रियो दी जनेरियो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा नंबर हो जाएगा, चौथा। रियो दी जनेरियो, JANE ठीक है, रियो दी जनेरियो। रियो दी जनेरियो में कौन सा समिट हुआ था, अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में। इसमें क्या डिस्कस किया गया था, किसके बारे में, एजेंडा 21। एजेंडा 21 में 21 क्या रिप्रेजेंट करता है, 21st सेंचुरी। सेंचुरी। लोगों को लगता है कि इसमें 21 टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें कुल कितने टॉपिक्स थे, तो 7 टॉपिक्स, 7 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया था। इतना क्लियर हुआ, ओके। इस ब्राजील की सबसे बड़ी जो रिवर आती है वो है अमेजोन, ठीक है, अमेजोन। अमेजोन नदी सिर्फ ब्राजील की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, उसमें सबसे अधिक पानी है, ठीक है। तो पांचवा अमेजोन रिवर, अभी फिजिकल मैप लगा दूंगा तो उसमें सब दिख जाएगा। फिजिकल में अमेजोन रिवर, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। इसी अमेजोन की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसको कहते हैं मेडिरा, ठीक है। कहेगा कि अमेजोन की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है, तो मेडिरा रिवर, मेडिरा। देख, इसमें मैं अगर दिखाऊं तो विल गेट टू नो कि कहाँ गया मेडिरा, ये, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है मेडिरा, MEDEIRA, मेडिरा, MEDEIRA। मेडिरा रिवर जो है ये इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब देख, इस अमेजोन के कारण और मेडिरा रिवर के कारण और भी इसके कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। हाँ, और क्योंकि यहीं से पास में गुजरता है इक्वेटर, तो तुझे पता है कि इक्वेटर के पास में बारिश बहुत धमाधम बारिश होती है, ठीक है, और धूप भी एकदम खतरनाक वाला रहता है। हाँ, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर बारिश और धूप एकदम भरपूर मात्रा में मिलती है, इसलिए ये एरिया में जो जंगल होते हैं बहुत खतरनाक जंगल होते हैं, जिसे हम कहते हैं अमेजोन का जंगल,
अमेजोन रेन फॉरेस्ट, है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ पर आदमियों का जाना, कुछ कुछ एरिया इतना घना है कि वहाँ पर आदमियों का जाना रिस्ट्रिक्टेड है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इतना घने है कि यहाँ आदमियों का जाना मना है। यहीं पर पाए जाते हैं खतरनाक खतरनाक जीव जंतु। यहाँ पर एक चींटी पाई जाती है, बुलेट आंट। वो जब काटती है तो गोली लगने कितना दर्द होता है, मैंने शायद बताया था, बुलेट आंट, ठीक है। बुलेट आंट, ठीक है, ये देख, ये ऐसी होती हैं, बड़ी खतरनाक होती हैं ये। अगर ये काट ली, ठीक है, तो उतना ही दर्द होता है जितना गोली लगने पर होता है, ठीक है। वो कुछ भी कर रहा हो, मुझे क्या करने जाना है मुंह पर लेके, ठीक है, बुलेट आंट। तो और यहीं जंगलों में तुझे एनाकोंडा वगैरह सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। अरे नहीं, अब चींटी चींटी की तरह रहेगी, चींटी हाथी थोड़ी हो जाएगी, है कि नहीं, चींटी तो चींटी रहेगी, बस इनके अंदर इसका वो थोड़ देख रही है काटने वाला, ये देख, ये जो है ऐसा लग रहा है जैसे चिमटे से चिमटा लिया हुआ है किसी ने, और उसका पीछे का डंक देख, ये चोक देगी ना, मरी जाएगी आधी, ठीक है। तो उड़ती भी हैं कुछ कुछ इसमें से, देखना इसमें, तो बहुत खतरनाक होती हैं। ये देख, इसमें बताया भी है ब्राजील के जंगलों में पाया जाने वाला बुलेटांट, ठीक है। और गोली कितना बड़ी होती है, 6 mm 12 इंच की जो गोली है, 1 पॉइंट कितना इंच दिया है, 1.2 इंचेस दिया है। 6 mm की, 9 mm की गोलियां होती है ना, तो उतना बड़ा होता है इनका भी। तो बुलेटांट इन्हीं जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। अब देख, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत अधिक होते हैं, तो जो जंगल होते हैं, जंगलों से कौन सी गैस रिलीज होती है, पागल है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अगर कहूं कि ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम कौन करता है, हमारा लंग्स, हमारा लंग्स, हमारे बॉडी में हमारा लंग्स करता है। और यहाँ पर ये अमेजोन का जंगल है जो हमें ऑक्सीजन दे रहा है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, इसलिए पूरी दुनिया का लंग्स कहा जाता है ये ब्राज़ील के जो जंगल होते हैं ना, अमेजोन जो फॉरेस्ट होते हैं, इसे दुनिया का लंग्स कहा जाता है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, लंग्स ऑफ वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड, दुनिया का, ब्राजील का तो है ही, दुनिया का पूरा कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करता है, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अकेले। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जो हरामी पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेले सोख जाता है। 20% ऑक्सीजन शक कर जाता है, कौन, चाइना, ठीक है। बात समझ में आई इतना, ओके, ठीक है। तो अमेजोन ब्राज़ील का सबसे जो अ, अ, चौड़ी नदी है उसका नाम समझ में आ गया, ओके। अब इस पर मैं फिजिकल मैप लगा देता हूँ, और आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी की जो क्लास रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। ये फिजिकल मैप में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिख जाएंगी,
और ये नदी वदी देखेगी तो नदी वगैरह दिख जाएंगे इसमें, तेरा मेडिरा हो गया या अमेजोन हो गया। बाकी ये फिजिकल को जब पूरा कंप्लीट कर लूँगा तो फिर से फिजिकल लगा करके उसमें सब बताऊंगा कि अच्छा ये जो रेंजेस है उसको एंडीज कहते हैं, फिर इसको क्या अलग करता है, ठीक है, ये आइलैंड किसका है, ये आइलैंड किसका है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी हैं। क्लियर? ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखते हैं और बाकी स्टोरी कल देखेंगे।